नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं रौनक भट्ट। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता। मैं आपके पसंदीदा साप्ताहिक पॉडकास्ट एनएल चर्चा का को प्रोड्यूसर हूं। मैं और मेरी सहयोगी लिपि वत्स हमारी मल्टीमीडिया और गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम के सहारे हर हफ्ते के बवालों और सवालों की चर्चा आप तक लेकर आते हैं। क्योंकि अतुल, मेघनाद और न्यूज लॉन्ड्री की बाकी टीम विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए आपके समर्थन के साथ ग्राउंड पर है, इस हफ्ते की चर्चा का एपिसोड स्थगित रहेगा। इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट ऑफ एनएल चर्चा, जिसमें पिछले चंद महीनों की चर्चा के कुछ चटपटे, कुछ स्मरणीय अंशों का संकलन है। पेश है बेस्ट ऑफ एनएल चर्चा। काफी दिनों से इस तरह की एक बहस मुझे याद आ रहा है। दैनिक भास्कर ने गुड न्यूज करके एक शुरू किया था कि हर मंडे हम केवल गुड न्यूज छापेंगे, एक पेज पूरा ऐसा। मेरा ये कहना है कि अगर बॉम्बे जैसा कोई अटैक हो जाता है किसी घटना के बाद, पुलवामा जैसा कोई अटैक हो जाता है, या फिर ये जो स्नूपिंग की घटना हुई, बड़ी घटना हुई कि जिसमें पता चला कि बहुत सारे नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के, जर्नलिस्ट के फोन टैपिंग हो रही, इस तरह कोई खबर आ जाती है उस पर्टिकुलर डे पे, जिस दिन आपने पहले से ही तय कर रखा है कि गुड न्यूज देंगे, तो आप क्या करेंगे? तो मैं सबसे जानना चाह रहा हूं, मैं स्मिता का भी जानना चाह रहा हूं कि गुड न्यूज क्या है। मतलब न्यूज तो न्यूज होती है, न्यूज को न्यूज के वैल्यू पर तोला जाता है कि भाई इसमें खबर है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, इन तमाम पैरामीटर्स पे न्यूज तोली जाती है। अगर आपने उसमें एक कोई लाइन खींच दी कि हम केवल गुड न्यूज दिखाएंगे, तो ये ओवरऑल जर्नलिज्म के ऊपर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है? मैं एग्जाम्पल दे लूं। आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। मैं वो टीवी देख रहा था, वो चैनल देख रहा था, तो आपको पता है कि बिहार में एक बहुत फ्लड्स आए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। तो इन्होंने इसको कैसे रिपोर्ट किया? यूट्यूब पे आपको एक रिपोर्ट दिखेगा, बिहार फ्लड्स न्यूज करके, वही चैनल पे। और वहां पे उन्होंने दिखाया कि कैसे एक बिहार के टीचर ने बोट पे स्कूल खोल रखी है। वही रिपोर्ट था, बस यही रिपोर्ट था। उन्होंने कोई नुकसान के बारे में बात नहीं किया, उन्होंने ये बात नहीं किया कितने लोग बेघर हो गए, कितना क्या हो गया। ऊपर से उन्होंने लेह लद्दाख में स्कूल खुल गए हैं ये भी रिपोर्ट किया। पर अगेन, अगर आप पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पिछले 2 साल में, जब से कोविड आया है, तो भारत में 1 में से 10 बच्चों को इंटरनेट एक्सेस मिल रहा था। मतलब 9 में से 10 बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा था। मतलब उनका एजुकेशन पूरा पीछे छूट गया था। क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर। ये सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, बाहर भी। आप पॉइंट क्या है, आपको क्रिकेट जो खेली जाती है ना, क्रिकेट सिर्फ टेक्निक पर या क्रिकेट सिर्फ कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजी पे नहीं खेली जाती। क्रिकेट कुछ सिग्नल्स पे भी खेली जाती है। जब बॉल चलनी शुरू होती है, क्रिकेट में बड़ा कमाल का वर्ड है, चलती है। वो चलती ऐसी नहीं कि पाँव लगता है और चलती है, वो घूमनी शुरू होती है। रिवर्स स्विंग जब होनी शुरू होती है, तो बॉल जब चलती है तो उस चलने का सिग्नल देखना पड़ता है। एक बॉल देखी हवा में गलत कटनी शुरू होगी, सडनली आप अपना पूरा स्टैंस चेंज कर देते हैं, सडनली आप अपना जो अप्रोच है वो चेंज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है बॉलर ने बॉल बना दी है। बॉल बना दिए, एक तरफ से पूरा रब करके उसको ख़त्म कर दिया, एक साइड शाइन कर दिया, अब ये उल्टी चलेगी, वो उल्टी सीम पकड़ेगा। तो ये जो सिग्नल्स हैं आपको समझने होंगे। तो क्रोनोलॉजी की बात आई, अब आप क्रोनोलॉजी पे चलिए। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट जी ने बड़े कमाल का, मैं तो 2013-14 से कहते हैं ना पागल बन गए हम लोग। तो इस में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जस्टिस ठाकुर, जस्टिस जो बाकी के जितने भी जस्टिस आए, कमाल का क्रिकेट की हेयरिंग, रोज अंदर जाना 4-4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार गया, लगता था अब कुछ क्रिकेट में होने वाला है, क्योंकि हमें तो पता था क्या कुछ हुआ क्रिकेट में। स्पॉट फिक्सिंग, बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बड़े चाचा चौधरी छूटे हुए कमेंट्री बॉक्सेस में बैठे रहते हैं। तो लगा कि कुछ अब चेंज होने वाला है। जस्टिस लोधा कमेटी बनी, बहुत कमाल का लगा कि जी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये क्रिकेट कुछ नहीं हुआ, प्लेटर पे एक पकड़ा दी गई एक पार्टी को। आज देखिए पूरा क्रिकेट, पहले तो लोग मिक्स में रूल करते थे, आज सिर्फ एक पार्टी रूल कर रही है। एक 50,000 करोड़ की कंपनी अप्रॉक्सीमेटली, मुझे गिनती थोड़ी कम आती है, कि कंपनी को एक पार्टी ने संभाल लिया है। क्योंकि पैसा बहुत कमाल का, आपकी फैमिली सब 7 स्टार में घूमेंगे, सब मस्ती करेंगे। गांगुली को कई बार बताया नहीं जाता है, जो आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, उनकी चलती है। न्यूजीलैंड में हमारे 2 बड़े आदमी पहुंच गए थे, गांगुली साहब को मेल से पता चला, वो पहुंच के मुझे छोड़ गए इंडिया में। तो ये देखिए, मैंने कहा ना, तो आपको सिग्नल समझने पड़ते हैं।
हिंसा और नफरत जो होती है ना, वो भी एक नशे की तरह है, और ये एक आसान और सस्ता नशा है, क्योंकि इसे करना बहुत आसान है। आप अपनी सारी कमियों, सारी परेशानियों के लिए किसी को भी दोष देना शुरू करिए, और बस आपको अपने अंदर नहीं झांकना पड़ता उन कमियों की वजह क्या है, चाहे वो कमी आपके पंथ की हो, आपके समाज की हो, आपकी खुद की हो, परिवार की हो, कुछ भी हो। एक स्पेनिश पेंटर हुए काफी पुराने, फ्रांसिस्को डे गोया, उनका एक कोट है जो मुझे काफी याद रहता है, फैंटेसी अबैंडन्ड बाय रीजन क्रिएट्स इम्पॉसिबल मॉन्स्टर्स। तो विवेकहीन कल्पना ना अकल्पनीय शैतानों को जन्म देती है। ये वही लोग हैं, ये आज कोट अनकोट धर्म की परिभाषाएं बदल रहे हैं, जबकि कम से कम एक चीज जो हमेशा से रही है कि सब अपना धर्म खुद डिसाइड करते हैं अपने मूल्यों के हिसाब से, लेकिन ये उसे ही बदलने पे तुले हुए हैं। तो ये लड़ाई लंबी है। ये अभी जो फ्रिंज था सो कॉल्ड, हमारे देखते देखते मेन स्ट्रीम हो गया पिछले कुछ सालों में, तो ये तो चलेगा। चुनाव की लड़ाई से ये एक अलग ही लड़ाई है। और ये जो एक चीज और, जो ये यंग लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं ना, जो नफरत भर रहे हैं, देखिए क्या होता है, एक मतलब साइकोलॉजिकल पैटर्न है, जरूरी नहीं सब पे लागू हो, लेकिन मोर और लेस यही रहता है। क्योंकि नवयुवा जो होते हैं ना, यंग एडल्ट्स, आई मीन दे ग्रो इनटू देयर फैंटेसीज नॉट आउट ऑफ, वो अपनी फैंटेसीज के ना उम्र के साथ आत्मसात करते जाते हैं। आप यंग एडल्ट से जब एडल्ट आगे बढ़ेंगे तो आपकी फैंटेसीज और सॉलिडिफाई होती है। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है हमारा। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है कि इस नफरत जिनमें भरी जा रही है, ये पूरी जनरेशन खराब कर सकती है, इतना सीरियस मामला है। नरेगा से जो काम 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 का जो डिमांड आ रहा है वो काफी ज्यादा है। इससे हमको ये पता लगता है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारी, वो टूट गई है, और इसकी वजह से लोग जो शहरों को छोड़ के जो अपने गांव या कस्बों में वापस गए हैं, वहां उनको और कोई काम नहीं मिल रहा है, नरेगा में ही ढूंढ रहे हैं। वो नरेगा में ढूंढ रहे हैं। तो ये देखिए, ये बजट जो है, इसलिए जो बजट स्पीच है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे सरकार सिग्नल करती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नरेगा को लेकर आपका क्या अपना ऑब्जर्वेशन है विवेक, कि सरकार क्या मतलब इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है या इसको घटाने की कोशिश में है इस बार नरेगा को में? नहीं, हटाने की तो वो उसमें मतलब वो तो शुरू में ही साफ हो गया था। बट 2014 में प्रधानमंत्री ने नरेगा का काफी मजाक उड़ाया था, असफलताओं का उसको मस्मारक कहा था। हाँ। लेकिन तब से अब तक अभी वो कुछ कर नहीं पाए, वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहले जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद गुड्स एंड माल और सेवा कर हम लेके आए, लेकिन उसके बारे में हमने ठीक से प्लानिंग नहीं की, हमने ठीक से सोचा नहीं। और तीसरा जो है कोविड आ गया। अब इन तीन चीजों की वजह से हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, वो बहुत बुरी स्थिति में है। जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और होता क्या है कि जब देश में नौकरियां जो है वो बड़ी कंपनियां और सरकार एक लेवल तक क्रिएट करती हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है नौकरियों का, जो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो है वो छोटे व्यापारी क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे छोटे व्यापारी इनफॉर्मल सेक्टर में चलते हैं। तो इसलिए अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार इस बारे में कुछ कर सके। जैसे अभी बजट आया 1 तारीख को, और 31 को उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी आया था। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से पढ़ते, उसको पढ़ के ये पता लगता है सीधे सीधे कि सरकार जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आर्थिक व्यवस्था का एक तबका, इकोनॉमी का एक हिस्सा जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। कम्युनलिज्म के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी में बुनियादी तौर पे इतना ही फर्क है कि कांग्रेस जो है किसी भी तरह की सांप्रदायिकता का इस्तेमाल या हेट स्पीच का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करती है, और भाजपा जो है वो बिना जरूरत के भी कर लेती है। हाँ, मतलब उसकी विचारधारा का हिस्सा है। इतना फर्क है। फिर आपको सिग्नल समझने होंगे। ये सब कुछ 2017 पे जब मैं बात आ रहा था, 2017 का भी तो एक सिग्नल था। विनोद राय जी सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड जब थे तो विराट कोहली के साथ गलबैया ही बोलते हैं ना, हिंदी का बहुत अच्छा वर्ड है, तो गलबैया थे। पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि कप्तान और प्रेसिडेंट ही थे वो, एक तरह से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो वो दोनों गलबैया होकर उन्होंने कहा कि चलो अब तो हम 1 साल से अनिल कुंबले जी कप्तान है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा दोस्त है रवि शास्त्री, यही बनाएंगे। बना दिया,
और कैसे बनाया, अंदर की खबरें पूछे तो गाली गलौच हुआ अंदर, गाली गलौच, बिल्कुल मैं ठीक से यूज कर रहा हूँ इस वर्ड को। तो उस दिन तो किसी ने नहीं कहा कि विराट जी आप गलत हो, क्यों? क्योंकि फिर से क्रोनोलॉजी की बात आ गई, फिर आ गई फिर से कमान बीसीसीआई के पास, और बीसीसीआई में कौन आए? जूनियर शाह, फिर से गुजरात कैडर आ गया, उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, गुजरात कैडर, आप समझिए। अच्छा, उस दिन से क्रिकेट की स्टोरीज बननी बंद होगी। अब आप ना तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते ना जय शाह को, तो अब आप क्या होता है, आप किसी की भी स्टोरी पढ़िए मेरी इंक्लूडिंग में, मैं थोड़ा बहुत भी मजे लेकर लिख देता हूँ। अदरवाइज यू विल क्वेश्चन गांगुली, यू विल क्वेश्चन अदर पीपल, बट यू विल नॉट नेवर क्वेश्चन द जूनियर शाह, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं, आपको स्टोरी तो वैसे ही मिलनी बंद हो गई है। अब आप क्रिकेट में आपके जो लोग हमारे सोर्सेज थे, 25-25 साल के सोर्सेज, फोन उठाना बंद कर दिया। फोन उठाते हैं कहते हैं पाजी क्यों मरवा रहे हो, छोड़ो ना, आप भी शांति से बैठो। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें मैं साफ कर दूं। जूनियर शाह से जिन जिक्र है वो अमित शाह के बेटे जो जय शाह हैं, वो इस समय सेक्रेटरी हैं, और सबसे पावरफुल पोस्ट जो बीसीसीआई की है वो जय शाह की जो सेक्रेटरी की पोस्ट है। पावरफुल नहीं है, ही इज द ओनली वन। हाँ, बाकी सब तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि खाना पूर्ति के लिए। नहीं, पर पावरफुल तो गांगुली है, प्रेसिडेंट है वो। नहीं, प्रेसिडेंट मतलब जैसे होता है कि सेक्रेटरी वैसे एक बात और बताऊं, उसमें सारे के सारे अथॉरिटी, साइनिंग अथॉरिटी से लेके सारे वो सेक्रेटरी के CEO। और मेक दैट इंटरेस्टिंगली, दोनों डिस्क्वालीफाइड है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, और कंटेम्प्ट को सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुनता। आई डोंट नो क्यों, काम बहुत थोड़ा सा इसमें, लेकिन दोनों डिस्क्वालीफाइड है 1.5 साल से। 1.5 साल से रूल भी कर रहे हैं, और आगे भी कब तक रूल करेंगे पता नहीं। साध्वी प्रज्ञा मुझे लगता है एक तरीके का एक एक्सपेरिमेंट था। जो चुनाव हुए उसमें वो जीत कर आई 2019 में। हाँ, 2019 के चुनाव उसमें जीत कर आई। उसके पहले उन्होंने भी ऐसे ही काफी ऐसे बयान दिए थे, बहुत प्रॉब्लमेटिक बयान दिए थे। और हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अरे मैं उनको दिल से कभी माफ नहीं करूंगा, राइट? बस वही हुआ और कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद भी वही सारी बातें कई बार कही। हाँ, कई बार कही। और मुझे लगता है ये सब जो सो कॉल्ड साधु और स्वामी लोग जो खड़े हो रहे हैं, जैसे शार्दुल ने एक नाम दिया, तो मुझे लगता है ये सब भी वो साध्वी प्रज्ञा के लाइन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। इनको भी टिकट चाहिए, इनको भी उत्तर प्रदेश के असेंबली में बैठना है, और उनको भी ये एक स्टैंप चाहिए कि हम कुछ भी कहेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। हम हेट मॉन्गरिंग करेंगे, हम एक जाति विशेष के खिलाफ बात करेंगे, और हम वो क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल क्वालिफिकेशन, एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन का एक वो चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये अब बढ़ने वाला है। ये जो धर्म संसद जो ये ऑलरेडी बिठाए हैं, ये मुझे लगता है इनको असली संसद में भी घुसने का है, तो वो वही चालू है। ट्रस्ट डेफिसिट काफी हद तक एक दिल्ली पुलिस के टुवर्ड्स हो गया था पिछले कुछ सालों में, जिस तरह का रवैया रहा। जैसा कि अतुल जी आपने भी कहा कि अटैक्स हुए, और दिल्ली दंगों के मामले में जिस तरह की प्रोब हो रही है, तो बहुत एक क्या कहूँ मैं, एक नाउमीदी इज द वर्ड, नाउमीदी की एक भावना है कि मतलब दिल्ली पुलिस में जाओगे तो क्या होगा, कुछ या नहीं होगा। तो जब मेरे साथ भी ये मामला हुआ तो मेरा इस बार मतलब मैंने सोचा कि ये चीजें पहले हो चुकी, इस बार कुछ ऐसा करना है कि ये चीज दोबारा ना हो। मतलब वो एक थॉट था जिसके साथ मैंने ये पूरा शुरू किया। तो उसमें कई सारे लोगों ने मुझसे ये वाली बात कही कि है ना कि आप दिल्ली पुलिस में क्यों जाओगे, आप बॉम्बे में जाके करो या फिर किसी और स्टेट में जाके करो जहां पे शायद पुलिस ज्यादा कोऑपरेट करे। तो मेरे दिमाग में जो थॉट था उस वक्त ये था कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं दिल्ली में वोट देती हूँ, मैं दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, तो मैं क्यों किसी और स्टेट में जाऊं या फिर मैं किसी और स्टेट से क्यों अकाउंटेबिलिटी डिमांड करूं जब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। आई डिजर्व अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दिल्ली पुलिस, आई लिव हियर, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। तो मतलब मैं क्यों ना उसी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके, उसी सिस्टम को इस्तेमाल करके इस तरह का प्रेशर बनाया जाए, या फिर इतनी अकाउंटेबिलिटी को इतनी ओपनली डिमांड किया जाए कि इस पे काम हो। और लकीली इस बार वी आर ऑल्सो, आई मीन आई एम ऑल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, जिस तरह से मैंने जो कंप्लेंट लिखा था उसमें से काफी सारी धाराओं को जो है एफआईआर में डाला गया। तो मुझे शायद उस वक्त इतनी उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली पुलिस, आई वाज ऑल्सो इन डिलेमा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये सही स्टेप है क्या ये गलत स्टेप है। लेकिन अब जो ये अरेस्ट हुआ है इसमें मुझे देख के लग रहा है, और थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ होप इज देयर कि शायद जो है इससे डर बनेगा लोगों के। प्रधानमंत्री देश का, भारत का प्रधानमंत्री होता है,
नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए शहर के मेयर की भूमिका जैसे क्यों अपना ली है कि हर चीज का उद्घाटन करने, मतलब मणिपुर में भी उसका उद्घाटन करने मोदी ही जाएंगे, बनारस में नाले का उद्घाटन करने भी मोदी ही जाएंगे, और पंजाब में जो डैम का उद्घाटन करने भी हर काम मोदी ही करेंगे, तो शहर का मेयर क्या करेगा? अतुल, बनारस में नाले का उद्घाटन नहीं करते, उसके सामने एक बोर्ड लगा देते हैं और उसपे फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर और मोदी यहाँ पर कोई फोटो होता है। यहाँ कोई नाला नहीं है, नाला नहीं होता, वहाँ कोई नाला नहीं है बनारस में, नो नालाज। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ फिनोमिनन है। बट मुझे याद नहीं है, आपको शायद याद होगा, मनमोहन सिंह भी ये करते थे, मतलब काफी एटलीस्ट कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह से इतना ज्यादा, मतलब उद्घाटन प्रेमी प्राइम मिनिस्टर पहली बार मैंने देखा है कि एक साथ जिसने पिछले 6 महीनों में कम से कम 6000 परियोजनाओं का उद्घाटन मुझे किया। लगता है इसका ना हमने रेफरेंस आई थिंक 3 चर्चा पहले भी इस पर बात की थी कि कैसे स्टेट की रिसोर्सेस यूज करके बसेस हायर करके लोगों को लेके आते हैं। तो मुझे लगता है इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल रैली करनी होगी और स्टेट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए क्राउड, तो फिर मे बी ये इनॉग्रेशन और एक रैली का कॉम्बिनेशन करके ये लोग प्रेजेंट करते हैं। एक मतलब एक थोड़ा सा ग्रे एरिया हो जाता है फिर, राइट? एंड बीजेपी का पैसा भी बचता होगा फिर उसकी वजह से। हम में से जिन्होंने भी दंगों की कवरेज की, उन्होंने ये भी देखा होगा कि कई ऐसे यंग लड़का लड़की हैं जिन्होंने अपने माँ बाप खोए दंगों में, so they've lost their parents as a result of hate crime, लेकिन वो खुद टेररिस्ट नहीं बन गए हैं जाके। तो मैं ये कह रही हूँ कि फॉरगेट अ नेचुरल ट्रेजेडी या फॉरगेट अ डिजीज, उन्होंने एक्चुअली उनके माँ बाप को मार डाला गया है, लेकिन तब भी उनको नहीं, वो जाके नहीं डंडा उठा के और लोगों को मार रहे हैं। और दूसरी चीज में ना, जो आपने ये पॉइंट रेज किया राइट विंग इकोसिस्टम का, और मैं भी बहुत क्यूरियस होती हूँ इस सब चीजों को लेके, और मैं बहुत डीप करती रहती हूँ कभी कभी। तो मैं ये भी देखती हूँ कि स्पेशली मुसलमान औरतों की तरफ उनका क्या रवैया है, उनकी क्यों वो ये टारगेट करते हैं। क्योंकि मेरे पास इस बारे में सोचने को बहुत 5-6 महीने थे, तो मैं बहुत सोचती थी कि क्या क्या वजह है, कि ऑब्वियसली पेट्रियार्की, मिसोजिनी, इस्लामोफोबिया वगैरह वगैरह, लेकिन ये भी एक एक्टिवली उन्होंने, इंडियन स्टेट ने एंड इंडियन मीडिया ने सिंस वेल बिफोर 2014 एक इमेजरी मुस्लिम वुमेन की बनाई है कि चुप रहती है, कोई आवाज नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, घर में पीटा जाता है उसे, उसके हस्बैंड पीटते हैं उसको, नौकरी नहीं है, मतलब एक तरह का एक्टिवली इसको प्रोपोगेट और परपेचुएट किया गया है इस इमेजरी को। तो जब आप देखते हैं कि, और ये कभी सही नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि अब 4 औरतें आई हैं जो परसेप्शन को डिफाई कर रही है, हमेशा से एक गलत था, लेकिन क्योंकि अब सोशल मीडिया है तो ये 2, 4, 5 जो भी हम औरतें हैं, वो क्योंकि सोशल मीडिया पे एक स्पेस बना पाई हैं, और बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सोशल मीडिया ये हो जाता है कि उनको लगता है कि नो, हमने जो इतने बरसों लगाया है ये एक एक्टिव इमेज बनाने में, वो डिफाई हो रहा है, सडनली वो चैलेंज हो रहा है, और हम वो नहीं होने दे सकते हैं। तो एक सेंस ऑफ उनमें लगता है कि घबराहट आने लगती है कि यार ये जो एक्चुअल लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये हमारी पूरी उस कॉन्स्पिरेसी को डिफाई कर रही हैं, तो हमें इसको चैलेंज करना है। और मुझे, क्योंकि आपने अतुल फैमिली का बोला, मैं क्विकली ऐड करूंगी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया, क्योंकि मेरी और इस्मत की फैमिली ने सपोर्टिव रही है, ये जरूरी नहीं है कि सबकी रही हो। एंड इनफैक्ट फर्स्ट को मुझे याद है कि मेरे पास एक कॉल आई एक यंग मुसलमान लड़की की, मैं उनको नहीं जानती थी, उन्होंने मेरा नंबर कहीं से लिया और वो उस लिस्ट में थी, और वो इतनी घबराई हुई थी, और उनका घबराई हुई थी, और उनका फर्स्ट ये नहीं था कि लिस्ट है, ये है, वो है, उनको था कि ओ नो, मेरी फैमिली को पता चल गया तो। और मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने उनको डेफिनेटली ट्राई किया टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज टू कंफर्ट हर, लेकिन मुझे उस वक्त इतना बुरा महसूस हुआ। और मुझे यही आप इस मीडियम के थ्रू मैं बताना चाहूंगी, कोई भी अगर ये सुन रहा है, कोई भी फैमिलीज, तो ये जरूरी है कि जो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया पे, हम जाएं अपने घरों पे वापस इसको लेके जाएं, और हमारी बहनें या जो भी हमारे घर में जो औरतें हैं, उनको कंफर्टेबल इनफ फील हो कि वो ये आके वापस बात कर सके। भारत में हमेशा से 2 नहीं कई भारत रहे हैं। एक गरीब का भारत, एक मिडिल क्लास के, एक अमीर के भारत से अलग है। एक दलित का भारत, ऊपर कास्ट, कथित तौर पे ऊपरी कास्ट के भारत से अलग है। एक महिला का भारत एक पुरुष के भारत से अलग है। एक अनपढ़ का भारत एक अंग्रेजी दांत स्कूल वाले से अलग है। वो हमेशा से रहा है और हर जगह होता है। तो ये बहुत जनरलाइज नैरेटिव है। कुछ लोग कह रहे हैं वीरदास को कि ठीक है, चलिए फनी नहीं था, आप बोल सकते हैं, आपने बाहर क्यों बोला। कई समझदार लोग भी उस बात का बुरा मान रहे हैं। अब हम पत्रकार होने के नाते
या वो कॉमेडियन होने के नाते, सब हम अपनी जिह्वा और शब्दों के व्यापार में किसी ना किसी हद तक हैं। लेकिन हर शब्द को देश के बाहर तो मतलब एक एक शब्द परख कर बोलने की जिम्मेदारी केवल नेताओं और विदेश विभाग के अफसरों की होती है, कलाकारों की नहीं होती। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वीरदास को लगा कि उसे बात बाहर बोलनी चाहिए। तो अभी एग्जाम्पल दिया निधीश जी ने आपको मुनव्वर फारूकी का, हमने इस बारे में भी कुछ महीने पहले बात की थी। व्यंग करने पर कुछ बुरा बोला, कुछ बुरा लगा, टारगेट लोग पहले भी होते थे। असीम त्रिवेदी की घटना हम सबको याद है, लेकिन ये जो भीड़ की मानसिकता है, इसको अमली जामा जैसा पहनाया जा रहा है। चाहे वो विधायिका हो, चाहे प्रशासन हो, एक मूवमेंट के, एक क्षण के नोटिस पे इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए मुस्तैद रहते हैं। आप इसी व्यवस्था से ये पूछ लीजिए कि कोमल शर्मा कहाँ है, तो उसे नहीं मालूम। छोड़ दीजिए दंगों को, चलिए आपको कुछ नहीं पता दंगों में क्या हुआ, सब अचानक हो गया। जामिया में जो आपने घुसकर किया उसका क्या? हमारे समाज में ये कमी है कि वह भूल जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के समय पुलिस वालों ने मुजफ्फरनगर में लोगों के घरों में घुसकर संपत्ति तबाह की, मारा पीटा, और दुर्व्यवहार को तो आप गिने ही नहीं। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन समाज पर टिप्पणी नहीं कर सकता, नैतिकता पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मौलिकता पर टिप्पणी नहीं कर सकता, वो बस मस्खरा बना रहे, तब तक वो ठीक है। और नेताओं की बात, एक एग्जाम्पल इसके काउंटर में, एक दूसरे देश में जाकर एक खास उम्मीदवार की चुनाव की रैली में आप नारे का, अपने ही नारे का एक वर्जन बोल देते हैं, तब कुछ नहीं हुआ। तब विदेश नीति चली गई, तब देश की इज्जत चली गई। और एक शार्दुल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई आपने जो कहा, मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा, ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम वीरदास को कभी मध्य प्रदेश में परफॉर्म ही नहीं करने देंगे। ये कहा गया कि भाई विराट कोहली को ने T20 से अपने से हटने का निर्णय किया, आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। नहीं, आपको टिक करना पड़ेगा कौन सच्चा कौन झूठा। 2 कॉलम बना लीजिए, गांगुली और दूसरा विराट कोहली। विराट। हाँ। अब आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको टिक करवाता हूँ। तो T20 से हटने का फैसला विराट का था या गांगुली का? विराट का। फिर रिकंसीडर करने का क्या गांगुली ने कहा क्या था? कहा था? हाँ, कहा था वहां पर विराट पर काटा मारिए, क्योंकि उसने कहा था और वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोला था। तो आप कह रहे हैं कि गांगुली ने झूठ बोला? नहीं, गांगुली ने कहा था, सिर्फ गांगुली ने नहीं कहा था। इट वाज ए जूम मीटिंग और व्हाटएवर, जो भी मीटिंग ये करते हैं ऑनलाइन मीटिंग, उसमें जय शाह भी थे, उसमें गांगुली भी थे, उसमें रोहित शर्मा भी थे, उसमें 5 सेलेक्टर्स भी थे। तो इन्होंने कहा कि भाई आप इसको रिकंसीडर कीजिए। उनको बकायदा बोला गया बिफोर अनाउंसमेंट, बिकॉज ही डिस्कस्ड इट विद अदर पीपल, ऑब्वियसली जय शाह एंड गांगुली, कि बॉस आई वांट टू लीव T20। तो उन्होंने कहा कि बॉस 1 महीना पहले वर्ल्ड कप सिर पर है, क्या सिग्नल जाएगा? टीम विल बी डिमोटिवेटेड, होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, कर लेंगे। तो ये कहा था। उसके बाद क्या बात हुई? ऑब्वियसली वर्ल्ड कप खत्म हो गया, परफॉर्मेंस खराब रही। खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप तो पहले 2 मैचेस में खत्म हो गया था। वर्ल्ड कप तो बहुत लंबा था, उसके इंडिया के लिए खत्म हुआ। हाँ। इसके बाद उन्होंने इसका फैसला किया। अब ये जो फिर आया निर्णय कि भाई वनडे से हटाने का जो निर्णय गांगुली, वही अभी हम उसी कॉलम में चल रहे हैं। तो गांगुली ने कहा कि इनको हम लोगों ने बता दिया था। विराट ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई, 1.5 घंटे पहले मुझे बस एक सिलेक्टर्स की कमेटी आई, वो का फोन एक आया और मुझे 1.5 घंटे पहले बताया गया। मेरे हिस्से का सच ये है। देखिए विराट, अब इसमें गांगुली और विराट के उसमें आप क्या पाते हैं? क्या ना गांगुली रोटी को ओची बोलते हैं, ना विराट कोहली रोटी को ओची बोलते हैं। दोनों बड़े स्मार्ट हैं। गांगुली ने तो इनफैक्ट पॉलिटिक्स में बड़े लोग चला दिए, जो कहते थे कि सीएम की कुर्सी के लिए है, वो कुछ नहीं, उनको प्रेसिडेंट बनना था, बनकर बैठे हुए। विराट कोहली इतने नौसिखिए नहीं है कि उन्हें मालूम था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में 2 कप्तान होंगे। ये तो होगा ही नहीं ना। अब तो व्हाइट बॉल और रेड बॉल के कप्तान होंगे ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और प्लस व्हाइट बॉल में मान लीजिए किसी एक नए प्लेयर को आप बना रहे हैं T20 का कप्तान, नॉट रोहित शर्मा, दोनों 34 साल के हैं, साथ के अंडर 19 भी साथ खेलते थे। तो ऐसे में एक बूढ़े को ही रिप्लेस कर रहा है बूढ़ा, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो वनडे में नहीं आएगा और फिर टेस्ट में नहीं जाएगा। ये तो उल्टा चलना चाहिए, बूढ़ों को ऊपर का बनाइए और नीचे व्हाइट बॉल में किसी यंगस्टर को लाइए। बट रोहित बिलोंगिंग टू मुंबई इंडियंस। नेता केवल और केवल अपना नफा नुकसान देखते हैं। उन बहुत ही कम होते हैं जो आइडियोलॉजी और इस सब से चलते हैं, और वो अधिकतर असफल नेता रहते हैं। भाजपा में स्वराज इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि ये सब बेइज्जती झेलने का परिणाम है, सत्ता में उन्हें भागीदारी मिल रही है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक स्टैंडर्ड पार्टी भी नहीं है। कांग्रेस एक अलग अलग निहित स्वार्थों को संभालने वाली पार्टी है।
और इसलिए चुनाव में नुकसान देखते हुए भी लोग अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो उन्हें कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। एक और बात, जो ये जीत मिली थी ये राहुल की वजह से नहीं, राहुल के बनिस्बत मिली थी, उनके बावजूद मिल गई, है ना। और जो पब्लिक में ये लोग बात कह रहे हैं, इससे मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। देखिए, ये लोग बहुत लंबे समय से कांग्रेस में हैं और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं यूपीए 2 के टाइम के और उसके बाद के भी, 2014 के चुनावों के बाद भी, कि लोगों को राहुल से अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता। हेमंत बिस्वा शर्मा का तो बहुत मशहूर है कि वो अपॉइंटमेंट ही मांगते रह गए और वो भाजपा में चले गए और भाजपा में उनके जाने के साथ कांग्रेस के हाथ से नॉर्थ ईस्ट भी निकल गया। है क्या कि चन्नी ने अपने राजनीतिक अनुभव से, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, चन्नी ने अपने राजनीतिक अनुभव से दिखा दिया कि सिद्धू की चुनावी राजनीति में जगह क्या है ना। अच्छा, पंजाब में दलित जनसंख्या 32% से ज्यादा है, आई थिंक सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज दलित हैं वहां पर, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा स्टेप है ये लीडरशिप का। जब तक ये था चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने तक, क्योंकि अमरिंदर सिंह पोल्स में काफी अनपॉपुलर थे, बार बार ओपिनियन पोल्स में आ रहा था कि जितने कारण उमाकांत जी और साक्षी ने बताए कि अमरिंदर सिंह अनपॉपुलर हैं, तो उनका हटना तो निश्चित था, नहीं तो पार्टी हारती। जो एनुअल मिलिट्री रिपोर्ट है पेंटागन की, जो यूएस कांग्रेस को सबमिट की जाती है, उस रिपोर्ट में और उसकी ऑथेंटिसिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसमें कहा है कि चाइना ने मैसिव कंस्ट्रक्शन, मैसिव विलेज अरुणाचल के बॉर्डर पर बनाया है और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें बनाया है। तो ये तो चुनौती कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट करता है पेंटागन, वो उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर कोई उसका खंडन नहीं कर सकता है, उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेस्ड है सैटेलाइट इमेजेस पे और काफी इन्वेस्टिगेशन उसके पीछे होता है। तो ये तो सच है कि सरकार, चाहे अक्साई चीन का मामला हो तो पुराना मामला है, चाहे वो गलवान वैली का मामला हो और रिसेंटली अरुणाचल का मामला है, ये सरकार तो डिनाइल मोड में रहती है। सरकार को तो यही कहना है कि नहीं, अगर सरकार ने स्वीकार कर लिया तो फिर वो 56 इंच का सीना और लाल आंख और सर्जिकल स्ट्राइक और वो जो नैरेटिव है वो तो फेल हो जाएगा जी। तो सरकार को तो दिखाना ही यही है, सरकार को तो डिनाई करना है। अब जब सरकार हटे तब सच्चाई पता चले, जब तक सरकार है तब तक तो सच पे पर्दा रहेगा। जी अतुल, एक छोटी सी बात और, कि जैसे आपने कहा ये नॉन डिनायल है ना, और मैं याद दिलाना चाहूंगा श्रोताओं को कि कई महीने पहले एनडीटीवी पर एक ऐसी रिपोर्ट आई थी, हाँ, कि सैटेलाइट पिक्चर से, और वहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां गांव जैसा कुछ बस गया है, और सरकार ने कहा था नहीं ये सब झूठ है। लेकिन अब पेंटागन रिपोर्ट ने भी ये कहा, तो सरकार का नॉन डिनायल है। उन्होंने सीधे एक बार भी नहीं कहा कि नहीं हम प्रामाणिकता से कहते हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। या वो ये एक्सेप्ट करे कि हमारी सीमा में ये हमारी जानकारी के बिना चीन घुस गया है, हम इसको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, हम कोई बातचीत की बात इनिशिएट कर रहे हैं। हाँ। वो उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं कि हम कैसे लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम इसका केवल विरोध करते हैं। मजे की बात ये चीन का बयान है भी नहीं, है तो अमेरिका की रिपोर्ट है। अमेरिका की रिपोर्ट। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।